हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एमसीक्यू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नंबर 3। अभी तक हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने टोटल 100 एमसीक्यू कवर अप करने हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर करेंगे। हमारी ओर से कोशिश रहेगी आपके जितने भी टॉपिक है उसके ऊपर 100 एमसीक्यू कराया जाए, आप तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू पहुंचाया जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं इतने एमसीक्यू हम कर लेंगे कि किसी भी चैनल ने अभी तक इतने एमसीक्यू नहीं कराए होंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो या कोई नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को होता है अभी तक हम 40 एमसीक्यू कवर अप कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 है तो 41 से हम कैरी ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। मैंने आप सभी को लेक्चर में बताया हुआ है, इसके ऊपर हमारे 14 लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हो। तो मैंने उसमें बताया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में वर्ल्ड में 36 है टिल नाउ। अभी तक वर्ल्ड में 36 हैं, जिसमें से 4 इंडिया के। तो 4 इंडिया के कौन कौन से हैं? एक आपका आता है ईस्टर्न हिमालय, सेकंड वन इज वेस्टर्न घाट, थर्ड वन इज इंडो बर्मा एंड द फोर्थ वन इज सुंदरलैंड एंड श्रीलंका। तो ये 4 आपकी एरिया आ जाते हैं। तो 4 में से आपको इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज योर ईस्टर्न हिमालय। तो इसका आंसर क्या है? ईस्टर्न हिमालय। 41 का आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, किस कारण होता है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस है, ग्रीन हाउस में क्या डिफरेंस है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वार्म अप क्यों हो रहा है, इसका आंसर आपका आ जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जब CO2 की कंसंट्रेशन, जब उसे ट्रैप अप कर लेता है, जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसके कारण आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मेन कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट का यही है, वो एक शील्ड की तरह काम करता है। वो CO2 को बाहर नहीं जाने देता और उसे कैप्चर कर लेता है और आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब एक तरह से आपका टेम्परेचर बढ़ने बैठ जाता है, आप कह सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। If there is shortage of deer in forest, what tiger might do? ठीक है, अब इसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन थोड़े फैक्चुअल डाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान से समझना है। बिल्कुल इजी है, अगर आपको पता है सब कुछ इनके बारे में तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। कहते हैं अगर हम फूड चेन में से डियर को हटा लें तो क्या होगा। देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके फैक्चुअल नॉलेज देखी जाती है। तो कहता है अगर हम डियर को निकाल लें तो क्या होगा। घास कौन खाएगा भाई? घास को बाकी इंडिविजुअल्स खा लेंगे, डियर ही अकेला थोड़ी खाता है, रैबिट भी खाता है, और भी बड़े इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, लेकिन डियर की प्रजाति जब खत्म हो जाएगी तो टाइगर किसको खाएगा? तो टाइगर को क्या होगा, एक वैरायटी कम मिल जाएगी, डियर नहीं मिलेगा। तो डियर उसे नहीं मिलेगा, जो बाकी एनिमल्स है वो उनके ऊपर फीड अप करेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इट विल हंट फॉर अदर एनिमल्स। इसमें यह नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी, मे बी इफेक्टेड, वो इफेक्ट होगा क्योंकि उसे डियर नहीं मिल रहा, उसे बाकी जो एनिमल्स होंगे उनका वो शिकार करेगा और उन्हें वो हंट करने बैठ जाएगा। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। इन द फूड रिलेशनशिप वेयर द टाइगर ईट्स द डियर। अब ये भी थोड़ा सा ऊपर से मिलता जुलता है। एंड द डियर ईट्स प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ट्रू। देखो पहले आया प्लांट, प्लांट को खाने वाला डियर, डियर को खाने वाला टाइगर। ये बात हो रही है क्वेश्चन में? हाँ जी सर, यही बात हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ट्रू, जो नीचे कंडीशन दी गई है उसमें से क्या सही है। The tiger is the prey, the tiger is the primary consumer, the deer is the predator, the deer is the prey। ठीक है, अब सबसे पहले आपको प्रेडेटर और प्रे में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रेडेटर कौन होता है? एन एनिमल दैट किल्स और ईट अदर एनिमल, जो बाकियों को खाता है, बाकियों को हंट करता है, उन्हें खाता है। प्रे कौन होता है? एन एनिमल दैट इज ईटन बाय अदर, वो एनिमल जिसके ऊपर बाकी एनिमल्स फीड अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर डियर इज योर प्रे, टाइगर इज योर प्रेडेटर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इधर देखते हैं, द टाइगर इज द प्रे, ये गलत ऑप्शन है। द टाइगर इज द प्राइमरी कंज्यूमर, ये भी गलत है। द डियर इज द प्रेडेटर, ये भी गलत है। द डियर इज द प्रे, तो ये सही है। डियर जो हमारा है वो प्रे है, दैट ही इज द फूड फॉर द टाइगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ट्रू अबाउट फूड चेन। फूड चेन के बारे में क्या सही इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है, नीचे आपने बताना है क्या ट्रू है इंफॉर्मेशन। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोवाइड फूड फॉर सक्सीडिंग ऑर्गेनिज्म, कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, डू नॉट पास एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखो लास्ट के 2 तो पढ़ने से ही पता चल गया, इसे सोचने की जरूरत नहीं, ये दोनों क्रॉस मार दो। ठीक है, तो बचते हैं पहले दो। प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी तो रिड्यूस होते रहती सर,
हमने यही पढ़ा था 10% लॉ में। हाँ जी सर, तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, प्रोवाइड फूड फॉर सक्सीडिंग ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में क्या होता है, जो आपका सक्सीडर है, जो आपका सक्सेसर है, जो आपको ऊपर वाली प्रजाति है, वो उसको आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। हु डेवलप्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इकोलॉजिकल पिरामिड, देखो अभी आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कितने इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। मैंने आप सभी को सब कुछ बताया हुआ है, तो आपने बताना है कितने पिरामिड्स हैं, उनके तीनों के नाम लिखने। नंबर तो मैंने बता दिया, तीनों के नाम लिखने, ठीक है। अब ये आपका टास्क है। तो कहता है इकोलॉजिकल पिरामिड किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था, तो 46 का आंसर आता है चार्ल्स एल्टन। बात करते हैं 47, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है, तो ये मैंने आपको बताया था, दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट बिकॉज ऑफ 10% ऑफ एनर्जी। C4 से एनर्जी ऊपर 10% ही ट्रांसफर होती है। बाकियों की बात करो तो किसी में एक्सेप्शनल केसेस है, किसी में इन्वर्टेड है, तो उनमें ये चीज नहीं चलती। 48 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 में बता दूंगा, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 48 क्वेश्चन, इन एन एनर्जी पिरामिड विच वे डज एनर्जी ट्रांसफर अकर। तो एनर्जी पिरामिड में बात करें तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये ऑप्शन है, ठीक है। फ्रॉम बोथ टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ये तो गलत है। फ्रॉम मिडल ऑफ पिरामिड, पिरामिड के मिडल से स्टार्ट होता है, ये भी गलत है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द पिरामिड, ऊपर से नीचे आता है, ऐसा भी गलत है। तो आपकी जो एनर्जी पिरामिड है सबसे पहले नीचे आएगी, नीचे वाले को जब फीड अप करेगा ऊपर, देन ऊपर, देन ऊपर एंड ऊपर, ये एक पिरामिड बन गया। तो क्या होगा, बॉटम से टॉप की ओर जाता है एनर्जी पिरामिड। 49, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस ए कम्युनिटी इन इट्स फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा था, उत्तराधिकारी, ठीक है, अगर हम बात करें सक्सेशन वर्ड का। तो इकोलॉजिकल जब सक्सेशन होती है, उसकी जो लास्ट प्रजाति, लास्ट स्टेज, उसे हम क्या स्टेज बोलते हैं। तो 49 स्टेज, देखो बच्चों के मन में आएगा फाइनल स्टेज, सर ने फाइनल बोला हुआ, तो ये गलत है। याद रखना, दैट विल बी अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उस कम्युनिटी को क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो, ठीक है। 50th क्वेश्चन, विच प्रोसेस अकर्स आफ्टर ए वॉल्केनिक अरप्शन। ठीक है, अभी हमने सक्सेशन पढ़ा, तो वॉल्केनिक अरप्शन होगी एक जगह पे, तो क्या होगा, तो उधर होगी सेकेंडरी सक्सेशन। जब उधर पूरा वॉल्केनिक इरप्शन से, लावा से सब कुछ जल जाएगा, उधर सब कुछ तबाही हो जाएगी, फिर उधर कुछ सालों के बाद नई प्रजाति उगना स्टार्ट होगी, दैट विल बी सेकेंडरी सक्सेशन। 51, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द बेनिफिट्स दैट नेचर प्रोवाइड्स टू ह्यूमन बीइंग। जो नेचर हम लोगों को कुछ बेनिफिट्स देती है, उसे हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी योर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो 51 का आंसर क्या था, इकोसिस्टम सर्विसेज, या दूसरा एक और वर्ड यूज किया था इसके लिए, दोनों सेम ही रहेंगे, इकोलॉजिकल सर्विसेज। ठीक है, इकोलॉजिकल सर्विसेज भी सही है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप चुन सकते हो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी भी सर्विसेज हमें इकोसिस्टम से मिल रही है, मैक्सिमम सारी सर्विसेज हमें इकोसिस्टम से ही मिल रही है, तो वो सब और सब हम क्या बोलते हैं उसे, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम सर्विसेज। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर फूड वेब। फूड वेब के बारे में क्या सही नीचे कहा गया है, तो 52 में आप पढ़ सकते हो, फूड वेब ओनली फॉलोज जस्ट वन पाथ। ये तो गलत बात है सर, इसकी डेफिनेशन की पहली वर्ड ही क्या है, कॉम्प्लेक्स। ये सर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा अनोखा है, समझने में बहुत मुश्किल है, कठिनाई है। अ फूड वेब एंड विद द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है यार, ये तो गलत है। अ फूड वेब स्टार्ट विद कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर से वो तो एंड होगी, ठीक है, एक तरह से एंड ही होगी। कंज्यूमर आपका प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, टर्शियरी आ गया, फाइनल कंज्यूमर आ गए, तो उससे तो एंड ही होगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंखें बंद करते डी को टिक कर दें, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। अब फूड वेब शोज मेनी पाथ्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कनेक्टेड। हाँ, वो एक तरह का एक प्रॉपर पाथ कॉम्प्लेक्स वे में बताया जाता है कि इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फूड चेन्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब में क्या मेन डिफरेंस है, फूड चेन एंड फूड वेब आर लीनियर पाथवे, ये गलत है। फूड चेन तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आगे बात करते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब आर इंटरकनेक्टेड पाथवे, ये भी गलत है। फूड चेन अलग होती है, फूड चेन का इंटरकनेक्टेड फूड वेब है। फूड चेन इज ए सिंगल लीनियर एंड फूड वेब इज इंटरकनेक्टेड पाथवे, तो ये सही है। जो फूड वेब है वो इंटरकनेक्टेड है, ध्यान रखो, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, तो तभी मैंने ये डाला। एंड फूड चेन जो है वो सिंगल लीनियर पाथवे है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 53rd का सी ऑप्शन।
54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म इन द ग्रासलैंड फूड वेब। अगर हम एक ग्रासलैंड फूड वेब बनाए, ठीक है, एक प्रॉपर ग्रासलैंड फूड वेब बना लेते हैं, तो उसमें हाईएस्ट लेवल कौन गिना जाएगा? ग्रास ओपर लिजर्ड की हॉक, तो ऑब्वियसली बात है हॉक इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म इन द ग्रासलैंड। 55, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो हमने पढ़ा हुआ है, इसका एक टॉपिक था 10% लॉ ऑफ एनर्जी। हाँ जी सर, तो इसका आंसर भी वही है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट टॉपिक लेवल में 1000 जूल्स आपकी एनर्जी है, नेक्स्ट में कितनी जाएगी? 1000 का 10%, दैट इज 100 जूल। 100 जूल से नेक्स्ट में कितनी जाएगी? 100 का 10%, दैट इज 10 जूल। तो नेक्स्ट में कितनी जाएगी? 10 जूल का 10%, 1 जूल। तो ऐसे ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे बढ़ती है, बाकी सब लॉस। ठीक है। 56, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरह तरह के लोग होना बहुत ज्यादा जरूरत है। डाइवर्सिटी से क्या होता है? हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे, लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेंगे, डिफरेंट सभी का रोल होगा, तो उससे क्या होता है? एक तरह का प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। तो 56 का आंसर आप इधर देख सकते हो, मैंने आंसर बोल ही दिया, दैट स्पीशीज इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड दस परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। तो एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपरली इकोलॉजिकल वे में चलता रहेगा, एक प्रॉपरली साइक्लिक वे में चलता रहेगा विदाउट एनी हार्म। और साथ में आपको बता दूं, इधर कल 15 अक्टूबर थी, मैंने आपको पहले ही बताया था डेट 15 अक्टूबर से हमारा सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने सेकंड मॉक टेस्ट हमारी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, उधर से आपने जिन्होंने भी रजिस्टर किया हुआ है उधर से वो दे सकते हैं, अपना इधर रैंक भी देख सकते हैं इधर से। ठीक है, आप लीडर बोर्ड में अपना रैंक देख सकते हो, उसके बाद अपने आप को प्रॉपर एनालाइज कीजिए तो प्रॉपर देख सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, ऊपर आपको आई बटन में लेक्चर प्रोवाइडेड है, उधर से आप देख सकते हो कि हाउ टू परचेज द मॉक टेस्ट। बता दूं कि नॉमिनल चार्जेस रखे हैं 100 रुपीज में, आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड अभी तक हम दे चुके हैं। 3 मॉक टेस्ट टाइम आने पे वो भी देते रहेंगे, आपके जब एग्जाम होगा तो वो भी। एग्जाम तक आपको मैं एक और कहूंगा कि जब ये आपके 5 मॉक टेस्ट हो जाएंगे ना, आपको एक एक और अटेम्प्टेशन दे दूंगा, मतलब आप एक बारी और दे पाओगे जब आपका एग्जाम होगा। लास्ट 5 डेज में हम ये काम करेंगे, तो ये आप परचेज कर सकते हो, ऊपर आपको लिंक प्रोवाइडेड है। बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, इन विच अप्रोच डू वी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनिमल दैट नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, अर्जेंट वर्ड यूज किया है मैंने, ध्यान से देखना, ठीक है, अर्जेंट वर्ड मैंने यूज किया है, तो आप कौन सा मीन यूज करोगे, कौन सा तरीका यूज करोगे ताकि वो एक्सटिंक्शन से बच सके। तो दैट विल बी योर एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब हम उनकी प्रजाति को उठा के कहीं पे और सेव करेंगे, जूस में कर सकते हैं, या किसी गार्डन्स में आप कह सकते हो कि हम इसे प्राइवेटली इसको कंजर्व करेंगे इन एक्स सिटू कंजर्वेशन। 58 क्वेश्चन, by which of the following technique the gametes of threatened species are preserved in viable and fertile condition for long periods। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि हाँ, प्रजाति खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने वाली है, तो क्या करें? ठीक है, हमने बोला एक्स सेतु कर लो, तो एक्स सेतु में भी अब आपकी बड़ी तरह की आ जाती हैं, तो इसमें आपकी एक टेक्निक आती है, दैट इज योर क्रिपो प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है? उनके गैमीट्स को कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, ठीक है, आगे, ताकि हम रिप्रोड्यूस कर सकें, आगे इनकी प्रजाति का संख्या बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये भी टेक्निक को आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं 59, व्हाट हैपन व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनअटेंशनली और डेलिब्रेटली। अगर एलियन स्पीशीज को आप किसी जगह पे डेलिब्रेटली उधर इंट्रोड्यूस करो, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक खेत है, ये मेरा खेत है, इस खेत में, इस फील्ड में मैं एक स्पीशीज ले आता हूं जो इधर उग ही नहीं सकता, जो बाकियों को बहुत परेशान करने वाला है, वो स्पीशीज इधर मैं ले आता हूं, वो क्या करेगा? बड़ी तेजी से फैलेगा, बड़ी तेजी से फैलेगा, और जो मेरे बाकी प्रजातियां हैं, बाकी जो स्पीशीज है, उनको बाहर फेंकेगा, उन्हें खत्म कर देगा। ठीक है, तो दे टर्न इन्वेंसिव एंड कॉजेस इंक्रीज स्पीशीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 59 का? सॉरी, दे टर्न इन्वेंसिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस। इंडिजीनियस वाले जो हैं, जो उधर रहते थे, जो उधर एंडेमिक थे, उन्हें बाहर निकालेगा, तो उनकी एक्सटिंक्शन होने लगेगी। तो इसका आंसर 59 का क्या है? डी ऑप्शन। 60th क्वेश्चन,
Which phenomena explains that when a species become extinct, the plant and animal species also become extinct that are obligatory associated with the host species. तो कहता है जो अगर एक स्पीशीज इफेक्ट होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, सॉरी, तो बाकी सब उससे इफेक्ट हुए, जो उससे एसोसिएट करते थे, जो उनसे ताल्लुक रखते थे, जो उनसे नाता रखते थे, जो उन पे डिपेंड थे, तो उस फिनोमिना को क्या कहेंगे? तो दैट फिनोमिना इज नोन एज को एक्सटिंक्शन। जो उसके साथ एक्सटिंक्शनली एक एसोसिएटेड होते हैं तो उनको भी इससे इफेक्ट होगा। आप देख सकते हो मैंने लिख भी दिया है, ताकि आपको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जब मैं 100 MCQ जाएंगे कंपाइल्ड वे में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या लिखा मैंने? को एक्सटिंक्शन इज द फिनोमिना दैट टेल्स व्हेन ए स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स एसोसिएटेड विद देम बिकम एक्सटिंक्ट दैट आर ओरिजिनली एसोसिएटेड विद इट with the host species. If a host is extinct, the parasitic associated with it also extinct. ठीक है, तो उसके साथ जो बाकी सब मिले जुले हैं, बाकी सब जो इसके साथ ताल्लुक रखते हैं, डिपेंड हैं, वो भी इसका इफेक्ट होंगे। उस मेथड को बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? को एक्सटिंक्शन। ठीक है, इधर आपके होते हैं 60 MCQ कंप्लीट। होप सो आप सभी को समझ आए होंगे 60 MCQ। अभी 40 MCQ और कवर अप करने हैं आपको, वो भी विद इन 1-2 डेज में हम कवर अप करके ये प्रॉपर वाला टॉपिक कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि नेक्स्ट टॉपिक आप किसके ऊपर 100 MCQ चाहते हो, तो मैं वो ही टॉपिक पकड़ूंगा और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिनों में आपका एक और टॉपिक स्टार्ट कर दूं। ठीक है, वो MCQ नहीं, वो थ्योरेटिकल रहेगा। दैट इज योर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, इसकी बड़ी डिमांड है, बच्चे मांग रहे थे, इसके ऊपर भी एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसके ऊपर मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। MCQ नहीं, तो पहले थ्योरेटिकल, उसके बाद MCQ, और साथ साथ हमारी 100 वाली सीरीज भी चल रहेगी। दोनों को हम इकट्ठे चलाएंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल में नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल को आगे बढ़ाना आपका काम है, आपका ये अपना चैनल है। अगर आप इसे पसंद करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, तो लाइक जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट जरूर करके जाइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।